नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं एस बैसला आप सभी का RWA परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। और ये भी पूर्ण विश्वास है कि जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रण कर लिया है कि अब की बार एक सीट हमारे नाम की लिखी जा चुकी है और उसी कड़ी में हम आपके साथ निरंतर प्रयासरत हैं। तो आ जाइए सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, मीनू जी, दुष्यंत जी, जगदीश जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है, खूब अच्छे से पता है आपको। टॉपिक है हमारा एरिया, क्षेत्रफल। और उसके अंतर्गत एक पार्ट यानी एक डायग्राम जिसे हम ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं, उसके सभी क्वेश्चन हम MCQ रूप में कर चुके हैं। थ्योरी हम उसकी समझ चुके हैं। इसके बाद भी कुछ कंसेप्ट या कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो मेरा आपसे वादा है कि जिस दिन हमारी मैराथन होगी उस दिन आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज जैसा कि कल आपको बताया गया था, हम नई चर्चा करेंगे। और नई चर्चा करेंगे किसकी? चतुर्भुज की। किसकी चर्चा होगी आज? चतुर्भुज। चतुर्भुज मीन्स क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी डायग्राम आएंगे, उन्हें किन नाम से जाना जाएगा, क्या क्या थ्योरी बनेगी, किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने हैं, इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। तो एक बार मुझे सभी विद्यार्थी बड़े प्रेम से अपना रेस्पॉन्स दीजिए कि चीजें आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं। क्योंकि हालांकि मैं टेलीग्राम में आपके मैसेजेस देख रहा हूं, क्लास के बाद भी मैसेज देख रहा हूं। खुशी है मुझे कि आपके इस भाई के द्वारा, आपके इस दोस्त के द्वारा, आपके मार्गदर्शक मेंटोर के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास सफल हो रहा है। आप लोगों की चीजें समझ में आ रही हैं। छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करें चतुर्भुज की। चतुर्भुज होता क्या है? तो सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन। नाम में ही शब्द छिपा हुआ है, चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी चार भुजा। चतुर्भुज यानी चार भुजा। तो ऐसी आकृति या इस तरीके से भी कह सकते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई या बंद आकृति, घिरी हुई या बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी हुई या बंद आकृति क्या कहलाएगी? आपकी चतुर्भुज कहलाती है। सर समद्विबाहु त्रिभुज कराया नहीं? बिल्कुल बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके विषम बाहु से ही सूत्र से होंगे, तो वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन और भी हमें समद्विबाहु के करने हैं तो वो मैं करवा दूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है। बस बात यह है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं। इसीलिए उनकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मैंने करवाई है। और सबसे कम जो क्वेश्चन आएंगे वो समद्विबाहु से आएंगे, इसीलिए उसके क्वेश्चन आपको कम मिले हैं। बाकी और भी आपको एक्सरसाइज करवा देंगे, आप टेंशन ना लें। इसके सभी कोणों का योग होता है जी कितना? 360 डिग्री। सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और दुनिया में आप कोई भी क्या ले लीजिए, चतुर्भुज ले लीजिए, उस चतुर्भुज में हमेशा क्या होंगे? विकर्ण होंगे दो। चतुर्भुज में विकर्ण यानी डायगोनल। विकर्ण का मतलब हो गया जी डायगोनल।
तो चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या बनी, चार भुजाओं से घिरी हुई या बंद आकृति जो होती है वो चतुर्भुज कहलाती है। बंद होनी चाहिए, यानी चार साइड लेकर के कोई क्लोज डायग्राम है, क्लोज्ड फिगर है, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज कहेंगे। विशेषता क्या हुई कि इसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और कोई भी आप चतुर्भुज ले लीजिए, उसमें विकर्ण यानी डायगोनल की जो संख्या होती है वो होती है हमेशा कितनी कितनी होती है रे, अरे आप कहोगे सर वो होती है कितनी, दो। तो ये एक चतुर्भुज है। देखते जाइए कौन कौन से मैं चतुर्भुज आपके सामने बना रहा हूं। एक चतुर्भुज ये है, इसी प्रकार से एक चतुर्भुज ये मैंने बना दिया आपके सामने, और एक चतुर्भुज ये बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये चतुर्भुज बनाए। ये तो वापस वही बन गया। ये लीजिए, अगर आप गौर करोगे, ध्यान दोगे, ये जो चतुर्भुज मैंने आपके सामने बनाए हैं, आप गौर कर लीजिए, एक, दो, तीन और चार, चार भुजाएं हैं। अगर इन कोणों को हम लें तो इन चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अब इसको तो हम बोलेंगे केवल चतुर्भुज। क्या बोलेंगे इसे हम? केवल चतुर्भुज बोलेंगे, यानी क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कुछ चित्र मैंने अलग बनाए हैं लेटरल, तो इनको क्या कहा जाएगा? अगर आप इस चित्र को देखोगे, गौर करोगे, तो ये आपको चारों रेखाओं में या चारों भुजाओं में अगर आप विशेषता ढूंढने की कोशिश करोगे तो एक समान दिखाई देगी। तो ये भी एक चतुर्भुज है, बट इसे वर्ग बोला जाएगा, जिसे हम बोलेंगे स्क्वायर। यहां आपने देखा तो ये आमने सामने की जो भुजाएं वो आपको थोड़ी समान दिख रही होंगी वो आपको दिख रही होंगी समान, और ये थोड़ा सा तिरछा है, तो ये भी है तो चतुर्भुज, बट इसे बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। क्या बोला जाता है? समांतर चतुर्भुज, और इंग्लिश में बोलेंगे जी पैरेललोग्राम। ये एक आकृति आपको दिख रही है, इसमें ये रेखा अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी है और ये वाली रेखा छोटी है, ये तो बड़ी है और ये वाली रेखा छोटी है। तो ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन इसे बोला जाता है क्या? आयत। क्या बोला जाता है? आयत। तो एक एक करके हम सभी चतुर्भुज को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आज का हमारा चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्यारे 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 दोस्तों वर्ग। आज हम बात करेंगे किसकी? वर्ग की। तो फिलहाल के लिए कॉपी पेन रख दीजिए साइड में। कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें लिखने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंपल बात है, लाइव क्लास आपकी चल रही है। अगर आप, मैं क्लियर बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, जब मैं चीजों को समझा रहा हूं और उसी टाइम अगर आप इनको लिखने का प्रयास कर रहे हो, तो ये मैं आपको श्योर करता हूं कि आपके चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब लाइव क्लास होती है तो आप उसे समझो, देखो, जानो, लिखने का काम नहीं करना है। उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है तब आप इन चीजों को प्रॉपर नोट्स के रूप में लिखिए, समझिए। कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, 8 हमारी क्लास हो जाती है और उसके बाद जाकर के हमारे पास जो टाइम बचता है उसमें हमें याद भी करना है, रिवीजन भी करना है। तो बेटा देखो, ध्यान रखो, वर्तमान समय बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का है। वहां आप ये कह ही नहीं सकते कि सर हमें ये समय नहीं मिल रहा, सर हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये चीजें तो दिमाग से ही निकाल दो। आज अगर आप स्ट्रगल करोगे, संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, डेडिकेशन दोगे, तो आपके आने वाले 50 साल सुधरेंगे। और यदि आज आपने आराम को प्राथमिकता दे दी तो आपको अगले 50 साल बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है। तो लिखना कुछ नहीं है, पहले चीजों को समझना है। वर्ग या स्क्वायर की हम बात करें कि स्क्वायर होता क्या है, तो स्क्वायर जो होता है उसकी कंडीशन क्या है? इस प्रकार से ये एक आकृति मैंने आपके सामने बनाई, इसे हम बोलेंगे स्क्वायर।
स्क्वायर बोलेंगे तो पहली शर्त तो ये है कि आप गौर करिए, ये चारों जो भुजाएं मैं बना रहा हूं, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। नाम दे दिया मैंने जैसे ए बी सी और डी, तो यहां ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर सी डी है और बराबर डी है। चारों भुजाएं समान है, तो बस यही इसकी परिभाषा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, चारों भुजाएं समान हो, यानी एक क्वाड्रेटल है फोर साइड इक्वल। सर यू आर गोल्डन टीचर, और तेरी भले, अरे भाई सोने का मत बना। नेक्स्ट कंडीशन, यहां ये एंगल आप देखिए 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। इस एंगल की मैं बात करूं, ये 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। चारों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो जो हमारी डेफिनेशन है, परिभाषा है, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। अगर आप इतनी ही डेफिनेशन याद रखते हो तो यू आर रॉन्ग। ये पूरी कंप्लीट स्क्वायर की डेफिनेशन नहीं है, इसमें एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी, जिसका प्रत्येक कोण या एंगल, कितने डिग्री का होगा जी, 90 डिग्री का होगा। यह शर्त और है, साथ में यह ध्यान रखना, केवल चारों भुजाएं समान हो और उसे मैं वर्ग कहूं, स्क्वायर कहूं, तो यह परिभाषा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि चारों भुजाएं रोम्बस या समचतुर्भुज में भी समान होती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चारों भुजाएं समान होने के साथ साथ उसमें कोण या एंगल भी 90 डिग्री का होना चाहिए। अब आगे की हम बात करें, जो मेन बात है, जो हमारा फॉर्मूला है, वो है जी वर्ग का क्षेत्रफल। कि अगर हमें स्क्वायर का क्षेत्रफल बताना है तो वो क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। साइड को मैं ए बोल दूं तो ए का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा को भुजा से गुणा कर दीजिए तो वही आपका क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ। अब ये तब हो रहा है जब मैं क्या कर रहा हूं, भुजा ले रहा हूं। अगर मैं यहां से यहां तक ये एक रेखा खींच देता हूं, यहां से यहां तक अगर मैं ये रेखा खींच देता हूं, तो इस रेखा को हम बोलेंगे क्या, विकर्ण। इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। और विकर्ण बोलेंगे तो ये होगा डायगोनल। और ये डायगोनल है तो ये एक सूत्र तो बना ही, इसी का दूसरा सूत्र और बनेगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। यह सूत्र हो सकता है कई विद्यार्थियों के लिए नया हो, यानी इसे हम कह सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई डी का स्क्वायर। डी मींस डायगोनल या विकर्ण। तो दो सूत्र मेरे पास हैं, या तो मैं क्या करूंगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर सूत्र लगाऊंगा, या फिर भुजा का स्क्वायर। ये डिपेंड करता है कि सवाल में आपको क्या चीजें दी गई हैं। अगर सवाल में आपको साइड या भुजा दी गई है तो भुजा का स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होगा। और यदि सवाल में आपको दिया गया है क्या, विकर्ण या डायगोनल, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर या 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। अब आप गौर करिए, ध्यान दीजिए। और मैं अगर बात करूं सूत्र की, तो मैंने आपसे कहा कि भाई ये तो मेरा एक वर्ग है और इस वर्ग के अंतर्गत मैंने ये बना दिया एक विकर्ण। मैंने इस वर्ग के अंतर्गत ये बना दिया एक विकर्ण। अब ये विकर्ण बनाया है और विकर्ण बनाया है, तो आप गौर करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें एक है त्रिभुज कौन, ए बी सी। कौन है, त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी है और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो निश्चित रूप से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो गया जी कर्ण, और ये हो गया जी लंब, और ये हो गया जी आधार। एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, एक आधार हो गया। लंब मान के चलिए मैंने x मान लिया और आधार भी मैंने x मान लिया, और मैं आपसे कहूं कि कर्ण बताओ कि कर्ण क्या होगा। तो कर्ण मुझे यानी हाइपोटेनस पता करना है। तो आपको बताया गया था हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये मिलकर हो गए जी 2x स्क्वायर। ये हाइपोटेनस यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, एच निकालेंगे तो √2 x स्क्वायर आएगा, √2 x स्क्वायर आएगा। तो रिजल्ट मेरे पास बना √2x। क्या रिजल्ट बना? √2x। अब आप गौर करिए, इस ट्राइंगल में मैं बेस को x बोल रहा था, परपेंडिकुलर को x बोल रहा था, तो मेरा जो कर्ण आ रहा है, मेरा जो हाइपोटेनस आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है √2x। और इनडायरेक्ट वे में जिसे मैं परपेंडिकुलर या बेस बोल रहा हूं, जिसे मैं परपेंडिकुलर या बेस बोल रहा हूं, वो एक साइड है किसकी? स्क्वायर की। वो एक साइड है किसकी? स्क्वायर की। अगर वो साइड है तो दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, वो बनेगा क्या? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का क्या बनेगा? विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण बनेगा यानी डायगोनल। अगर आपको पता करना है कि व्हाट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो √2 मल्टीप्लाई भुजा, √2 मल्टीप्लाई भुजा यानी √2 गुणा साइड। तो हम इनडायरेक्ट वे में कहेंगे √2a। ए मैं क्या कह रहा हूं? इस स्क्वायर की भुजा को बोल रहा हूं। ए मैं क्या कह रहा हूं? भुजा को। सारी भुजाएं ए मान रहा हूं। तो √2a ये हो जाएगा मेरा क्या? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद और देखिए मुझे क्या काम पड़ेगा। इसके बाद मुझे कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिनमें मुझे एरिया दे दिया गया होगा, पेरीमीटर दे दिया गया हो या डायगोनल दे दिया हो, और मुझे काम होगा किससे? स्क्वायर की साइड से। यूं समझिए, क्षेत्रफल मुझे दे दिया गया, एरिया मुझे दे दिया गया किसका? स्क्वायर का। और वो पूछ रहा है कि पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर के लिए मेरे पास साइड या भुजा होनी चाहिए। तो वो भुजा मैं कैसे प्राप्त करूंगा? तो भुजा प्राप्त करने के लिए मेरे पास फॉर्मूले हैं 3। भुजा प्राप्त करने के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट क्षेत्रफल। फर्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट क्षेत्रफल। कहने का तात्पर्य है, अगर मुझे एरिया दे रखा है स्क्वायर का और मुझे उसकी भुजा या साइड पता करनी है, तो करना क्या है? करना क्या है? ध्यान दे लीजिए, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेना है। अगर मुझे पेरीमीटर दे रखा है किसका? स्क्वायर का, तो पेरीमीटर को डिवाइड कर देना है किससे? 4 से। पेरीमीटर को डिवाइड कर देना है 4 से, तो हमें साइड प्राप्त होगी किसकी? स्क्वायर की। और मान के चलिए मुझे विकर्ण दे रखा है, मुझे विकर्ण दे रखा है और मुझे पता करनी है क्या? भुजा। तो d/√2, d/√2 या विकर्ण बटे √2, इससे भी मुझे क्या प्राप्त होगी? भुजा प्राप्त होगी। कुल मिलाकर स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। स्क्वायर यानी वर्ग जो होता है, तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होंगी, चारों साइड जो होंगी, 4 साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, और जो एंगल होगा वो एवरी एंगल 90 डिग्री या प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। वर्ग के क्षेत्रफल की यानी स्क्वायर के एरिया की हम बात करें तो फॉर्मूले हमारे पास 2 होते हैं। एक फॉर्मूला साइड से रिलेटेड है, एक फॉर्मूला डायगोनल से रिलेटेड है। अगर भुजा मुझे दे रहा है, साइड मुझे दे रहा है, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो एरिया प्राप्त हो जाएगा। अगर वो मुझे डायगोनल दे रहा है यानी कि विकर्ण दे रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर यानी विकर्ण का वर्ग, ये हमारे क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अगर मान के चलिए हमसे डायरेक्ट वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल पूछा जाए, तो √2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? √2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? भुजा से यानी साइड से। और जिस सवाल में मुझे साइड या भुजा पता करनी है, तो उसके मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं। अगर एरिया दिया है तो एरिया का स्क्वायर रूट निकालेंगे, भुजा आ जाएगी। अगर पेरीमीटर या परिमाप दिया है तो परिमाप को 4 से डिवाइड कर दीजिए, मेरे पास क्या आ जाएगा? साइड आ जाएगा या भुजा आ जाएगी। और यदि मुझे डायगोनल दिया है तो उसको √2 से डिवाइड करेंगे तो भुजा आ जाएगी। अब इसमें केवल और केवल एक चीज और बच रही है आपकी, कि वर्ग जो होता है उसका परिमाप क्या होता है? वर्ग का क्या परिमाप? परिमाप या पेरीमीटर। और मैंने बताया था परिमाप के सूत्र अलग से याद नहीं करने होते हैं,
उसका कंसेप्ट एक बार में ही खत्म हो गया कि परिमाप जो होता है वो जो आपको आकृति या डायग्राम दिया जाता है उसकी सभी साइड्स का क्या होता है, टोटल होता है। अब आप जानते हो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और 4 भुजाएं होती हैं, तो परिमाप या पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा ये हो गया मेरा पेरीमीटर या परिमाप का सूत्र। एक बार मुझे फटाफट से अपना कमेंट सेक्शन में बढ़िया प्यारा सा कमेंट करके बताइए चीजें क्लियर या नहीं। सारी चीजें मैंने एक साथ लिख दी हैं, कुछ और कंडीशन है, कुछ और प्रॉपर्टीज है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, याद करने के लिए आपको रटना नहीं है। कल आपको कंसेप्ट बताया था, एक बढ़िया पेज में बढ़िया सुंदर सुंदर अक्षरों में इनको लिखिए, सामने रख लीजिए, सामने रख लीजिए, बस उसको देखना है। डेली 15 मिनट 20 मिनट दे दीजिए, डेली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दे दीजिए, रटना नहीं है, बस पढ़ना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब ये चीजें आपको याद होने लगे तो क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में हर बार फॉर्मूले को रिकॉल करने की कोशिश करो। मैं श्योर दे रहा हूं, कर रहा हूं आपको, 2 दिन में आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आगे की हम बात करें, क्योंकि आपके रेस्पॉन्स मेरे पास आ चुके हैं, बहुत बेहतरीन लाजवाब रेस्पॉन्स आए हैं। अब आप गौर करिए, ये मैंने एक वर्ग बनाया जी, अब थोड़ा सा ध्यान देना। ये मैंने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, और इस वर्ग में मैंने बना दिया एक वृत्त। वर्ग में मैंने बना दिया एक क्या, वृत्त। अब जो वृत्त मैंने बनाया है, अब जो मैंने वृत्त बनाया है, इसकी अगर हम बात करें तो आप गौर करो, ये जो है ये जो भुजा होगी, ये जो होगी, ये वृत्त का होगा क्या, आर। ये वृत्त का क्या होगा, आर। आर मतलब रेडियस, यानी कि ये होगी त्रिज्या। ठीक है जी, ये होगी त्रिज्या। और ये जो पूरी भुजा है ए बी, ये इसके वर्टेक्स है, तो ए बी भुजा है, इस भुजा का नाम मैं रख लेता हूं एक्स। ठीक है, अब ये जो वृत्त है, इसके अंदर जो वर्ग है, इसके अंदर जो वृत्त बन रहा है, वर्ग के अंतःवृत्त, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की अगर मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है तो वो होगी हमेशा क्या, भुजा का आधा। वो हमेशा क्या होगी, भुजा का आधा। यानी कि अगर इसकी मैं आर की बात करूं तो इसकी जो आर है, इसकी जो आर है उसकी माप आएगी आपके पास कितनी, x/2। कितनी आएगी, x/2, क्योंकि साइड को मैं क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं। सर मैथ इतनी टफ क्यों होती है, टफ तो इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है बेटा। चीजें कठिन केवल उसी स्थिति में होती हैं जब तक आप उन्हें कठिन समझ रहे हैं। डर को खत्म करने का दुनिया में केवल और केवल एक ही उपाय है कि उस डर का एक बार सामना कर लिया जाए। या तो वो डर खत्म होगा या हम खत्म होंगे, रिजल्ट अवश्य निकलेगा। और जितना डर से आप बचोगे वो उतना ही आपको डराएगा। चलिए, तो वर्ग के अंत्यवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा/2 का क्या, साइड/2। यानी जो भी वर्ग की भुजा होगी उसका आधा हमेशा अंत्यवृत्त की त्रिज्या होती है। मैं आपको लैंग्वेज के रूप में भी रख देता हूं, वर्ग के अंत्यवृत्त की त्रिज्या, वर्ग के अंत्यवृत्त की त्रिज्या हमेशा हमेशा भुजा की आधी होगी, हमेशा भुजा की आधी होगी। रेडियस जो होगी इंटर सर्किल की, उसकी आर या रेडियस हमेशा भुजा की आधी होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन मैंने ली। दूसरी कंडीशन मैंने क्या ली कि मैंने जी एक ये वृत्त बनाया और इस वृत्त में हमने बना दिया जी एक वर्ग। इसको थोड़ा सा हाँ, ये लीजिए,
अब यहां स्थिति क्या है कि ये जो वृत्त मैं बना रहा हूं, वो वृत्त जो बन रहा है, ये वृत्त बाहर बन रहा है। ये जो वृत्त है ये कहलाएगा मेरा परिवृत्त। कौन सा वृत्त कहलाएगा? परिवृत्त, या दूसरे अर्थों में मैं कहूंगा बाह्य वृत्त। तो इसकी स्थिति क्या है? अब रेडियस तो मुझे इसकी भी चाहिए, रेडियस तो मुझे इसकी भी चाहिए। ये इसकी क्या हो गई जी? रेडियस हो गई। ये इसकी क्या हो गई? रेडियस हो गई। ये तो इसकी रेडियस है, लेकिन अगर हम बात करें कि मैं इस पॉइंट से, ध्यान देना, इस पॉइंट से यहां तक गया और इस पॉइंट से यहां तक गया। अब डबल कलर में कर रहा हूं, जो ऑरेंज कलर है वो डायगोनल हो जाता है किसका? स्क्वायर। और उस डायगोनल का हाफ करोगे तो वो बन जाएगी क्या? इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो वर्ग के गौर करो, बाह्य वृत्त, वर्ग के बाह्य वृत्त की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं, रेडियस की मैं बात करूं, तो वो होगी हमेशा किसकी? विकर्ण का आधा होगी। वो किसका आधा होगी? विकर्ण का आधा होगी, यानी डायगोनल का हाफ होगी। दूसरे अर्थों में कहें, दूसरे अर्थों में हम कहें तो वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या विकर्ण का आधा होती है, विकर्ण का आधा होती है। ये कंसेप्ट आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। अब बात है कि सर क्यों रखने हैं थोड़े से ध्यान, क्यों रखने हैं थोड़े से ध्यान? तो उसका कारण है, आप थोड़ा सा समझिए कि एक वर्ग है और उसका वो विकर्ण दे देगा या भुजा दे देगा, और उससे बनने वाले अंतःवृत्त या बाह्य वृत्त का वो क्या पूछ लेगा आपसे? क्षेत्रफल। तो वहां ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि वर्ग में अंतःवृत्त बनता है तो उसकी त्रिज्या भुजा का हमेशा हाफ होगी, और वर्ग में यदि बाह्य वृत्त बन रहा है, सर्कम सर्कल बन रहा है, तो उसकी त्रिज्या विकर्ण का क्या होती है? आधा। अब आप गौर करिए, एक तो मेरे पास अंतःवृत्त है, एक तो मेरे पास अंतःवृत्त है, उसका चलो अगले पेज में बताता हूं इसको। मतलब मैंने कहा कि मैंने एक वर्ग लिया, मैंने एक वर्ग लिया। अब इसमें मैंने दो वृत्त बना दिए जी। एक वृत्त तो ये बना दिया, और एक वृत्त हम बनाए एक वृत्त ये बना दिया। थोड़ा सा ध्यान देना। और ये जो वृत्त है ये लीजिए। अब आप देखिए वर्ग एक ही है, इस वर्ग की जो भुजा है उसका नाम हमने दे दिया ए, वर्ग की जो भुजा है उसका नाम दे दिया मैंने ए। अब ये अंदर वाला जो वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो रेडियस होगी, वो होगी a/2। तो एक तो मुझे चाहिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, एक तो मुझे चाहिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, और एक चाहिए मुझे परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। ये कंसेप्ट भी आपको दिमाग में रखना है, जिससे आपको आगे सवालों को हल करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप गौर करिए, इस अंदर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो हो गई a/2, लेकिन परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी क्या? d/2। और आप गौर करोगे तो इसका जो विकर्ण होगा, इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण जो होता है वो √2 गुणा भुजा होता है, तो √2 गुणा ए होगा। अगर विकर्ण √2/2 ए होगा तो देखो यहां सूत्र लगेगा पाई r1 का स्क्वायर, यहां सूत्र लगेगा पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गए तो मेरे पास r1 और r2 का स्क्वायर। r1 कौन है? a/2 का होल स्क्वायर। और R2 की अगर हम बात करें तो वो विकर्ण का आधा होगा। विकर्ण क्या है? √2a, तो √2a का होल स्क्वायर, और इसमें 2 का भाग। तो देखिए ये बना a²/4 अनुपात 2a²/4। तो 4 से 4 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 1:2।
मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 1:2 आया। 1:2 का मतलब हो गया, अब यह आप कंडीशन समझ चुके होंगे कि वर्ग के अंतःव्रत तथा बाह्यव्रत, वर्ग के अंतःव्रत तथा बाह्यव्रत के क्षेत्रफल का अनुपात, 1:2 होता है। 1:2 क्या होता है, 2 होता है। ये वर्ग के अंतःव्रत और बाह्यव्रत की कंडीशन मैंने आपको समझाई है। दोबारा से देख लीजिए, इस वर्ग में एक वृत्त तो मैं अंदर बना रहा हूं, इंटर सर्कल है, तो उसकी त्रिज्या या रेडियस जो होगी वो भुजा या साइड का हाफ होगी। एक वृत्त में बाहर बना रहा हूं, उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो विकर्ण का आधा होगी। अब आप गौर करिए, अंतःव्रत का क्षेत्रफल और परिव्रत का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो दोनों जगह कॉमन है, वो तो कट गया, कुल मिला के मुझे R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर करना है। अब इसकी अगर मैं साइड ए बोल रहा हूं, तो इसकी त्रिज्या, अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या होगी a/2, तो a/2 का हम होल स्क्वायर करेंगे। अब विकर्ण की अगर हम बात करें, तो अगर दोनों साइड ए है, तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही समझाया था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई भुजा, उसका फॉर्मूला है √2 मल्टीप्लाई भुजा। तो √2 गुणा ए, इसका जो विकर्ण है वो √2a हो जाएगा, और उसका हाफ करेंगे तो वो हमें बाह्य वृत्त या सरकम सर्कल जो होगा उसकी रेडियस बताएगा। a/2 का स्क्वायर किया, a²/4, √2 का मल्टीप्लीकेशन √2 से करेंगे 2 आएगा, और यहां a²/4, तो ये कट गए, आपके पास अंतिम परिणाम के रूप में बचा 1:2। तो किसी भी वर्ग के अंतःव्रत और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो हमेशा 1:2 होगा। इस कंसेप्ट को भी आप दिमाग में रखिए। बहुत प्यारे और लाजवाब सवाल आपको इनसे रिलेटेड मिलेंगे, और उन सवालों में ये थ्योरी जितनी आपकी माइंड में होगी उतनी जल्दी आपका आंसर है। इसके अलावा जो कंसेप्ट है, तो ये ध्यान रखिए, वर्ग जो होता है उसमें हमने बनाए क्या, विकर्ण। वर्ग हमने लिया और वर्ग के अंदर हमने क्या बना दिए, विकर्ण बना दिए। तो ये जो विकर्ण बनेंगे, हाँ जी, तो वर्ग के अंदर जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के अंदर जो विकर्ण होंगे, तो ये ध्यान रखिए, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं या डायगोनल बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समान भागों में बांटेंगे, एक दूसरे को समान भागों में बांटेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ये वर्ग है ए बी सी और डी, और इसमें आप गौर करो, मैं 2 विकर्ण बना रहा हूं। एक तो डायगोनल है, इसमें डायगोनल जो है मेरे वो कौन कौन से हैं, एक तो है बी डी और एक है ए सी। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये दोनों मान के चलिए बिंदु ओ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जितना OC होगा आपका उतना OA होगा, उसी प्रकार जितना OD होगा उतना ही OB होगा। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो आपकी डिस्टेंस है, जो आपकी दूरी है, वही दूरी यहां होगी, और ये आपस में चारों ही क्या होंगे, हिस्से जो हैं आधे आधे वो बराबर होंगे। तो ये भी बात आपकी क्लियर हुई होगी कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये सारा जितना भी कंसेप्ट था, ये सारा स्क्वायर से रिलेटेड है। वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया, भुजा के फॉर्मूले बता दिए, पेरीमीटर बता दिए, अंतःव्रत बाह्य वृत्त बनेंगे तो क्या कंडीशन होगी, विकर्ण बन रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी। ये सारी चीजें आपको अच्छे से दिमाग में फिट रखनी है। अब आप तैयार हो तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपके और चीजें अच्छे से समझ में आए।
खड़क सिंह जी पहली बार आए हैं ऐसा लगता है, आते डाउट। और मैं तो बढ़िया हूं। चलिए फटाफट आ चुका है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दीजिए इसका आंसर। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या है ये प्रश्न। वो क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप मींस पेरीमीटर और उसका क्षेत्रफल यानी एरिया संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वर्ग की क्या बतानी है, भुजा बतानी है। वो खुद कह रहा है कि वर्ग का जो पेरीमीटर है जी वो बराबर है किसके, एरिया के, और हमें साइड बतानी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई भुजा यानी कि ए, और एरिया का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला है क्या, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो कुल मिलाकर कंडीशन क्या बनी, 4a बराबर ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये ए कट गया, ए की रिजल्ट कितना आया 4, और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। यानी इस स्क्वायर की जो साइड है भुजा है वो कितनी होगी, ए होगी। और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से आप सभी ने एक स्वर में धुआंधार तरीके से उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिल खुश कर देते हो जब इस तरीके से, कि जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं जैसे ही पलटता हूं तो जैसे ही पलटते हैं धुआंधार आंसर आते हैं। मजा आ गया भाई, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उत्तर दिए। अब अगला सवाल देखिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान यानी एरिया का नंबर जो वैल्यू है वो उसके विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो वो कह रहा है स्क्वायर वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो उसके क्या, विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। अब इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दो, आप भी कीजिए प्रयास, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। वो क्या कहना चाह रहा है ध्यान दीजिए, ये एक वर्ग है, इस वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण की अगर हम बात करें कि भाई इसका विकर्ण क्या है, तो इसका विकर्ण है ये, इसका विकर्ण है ये। तो अगर मान लीजिए इसकी भुजा में ए मानता हूं, इसकी भुजा में क्या मानता हूं, ए मानता हूं, तो ये ए है और इसका विकर्ण हो जाएगा √2a, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो इसके डायगोनल, वो इसके डायगोनल का आधा है। तो एरिया का सूत्र डायगोनल का आधा है और मुझे डायगोनल ही बताना है। तो एरिया में आप कहोगे सर फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, लेकिन भुजा स्क्वायर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां विकर्ण या डायगोनल पूछ रहा है, तो हम फॉर्मूला डायगोनल का ही लगाएंगे। तो विकर्ण का सूत्र, विकर्ण के आधार पर क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण आया क्या है आपके पास, तो आप कहोगे सर विकर्ण जो आ रहा है वो √2a आ रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर था, जो उस वर्ग का विकर्ण है उसके आधे के बराबर, उसके हाफ के बराबर है। जो डायगोनल है उसका हाफ, तो डायगोनल कितना है √2a, √2a बाय कितना 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यह आया √2 गुणा 2a स्क्वायर बराबर √2a/2। तो अब आप देखिए ये 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से ये कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी √2/2। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू √2/2 आ गई। ए मैंने क्या मानी थी, ए मैंने मानी थी भुजा, ए मैंने मानी थी क्या, भुजा। अब मेरे पास भुजा या विकर्ण आ चुका है, सॉरी भुजा आ चुकी है, मुझे डायगोनल ज्ञात करना है। डायगोनल का सूत्र होता है √2 गुणा भुजा, तो √2/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो डी आएगा इसका 1, यानी कि इसका जो विकर्ण है वो कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल हिम्मत जी, ममता जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विकास जी एकदम सही आंसर। दोबारा देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक स्क्वायर का जो एरिया है उसका संख्यात्मक मान, जो एरिया की वैल्यू है वो उसके डायगोनल के संख्यात्मक मान के किसके बराबर है, आधे के बराबर है। तो सूत्र क्या लगेगा, एरिया का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुणा क्या, विकर्ण का स्क्वायर।
अब बात यह कि अगर इससे आप नहीं समझ पा रहे हो, यानी इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये A2 क्या मानना पड़ा, तो क्या करोगे आप, ऐसा करिए, एक कंडीशन और कर सकते हैं, मैं इसका D मान लेता हूं x। D मतलब मैं इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या मान लेता हूं x। अब सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, किसके बराबर है, इसके विकर्ण के आधे के बराबर। अब 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से ये x कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। समझ में आ रही है। पहले मैंने पूरा बेसिक से सॉल्व करके बताया आपको कि किस प्रकार से ये सवाल बनेगा। देखो कंडीशन है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो वो कह रहा है कि 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का सूत्र है, ये बराबर होगा किसके, विकर्ण के आधे का। इसको सॉल्व करने पर मुझे a यानी भुजा प्राप्त हुई कितनी, भुजा प्राप्त हुई मुझे कितनी, √2/2। और भुजा √2/2 है तो विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। दूसरी कंडीशन मैंने बता दी आपको, मैं चाहे साइड में इसको अलग कलर से लिख देता हूं जिससे आप चीज समझ पाओ। आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, इसका वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण जो है वो x मान लो, वर्ग का विकर्ण क्या मान लो आप, x मान लो, ठीक है। वर्ग का विकर्ण x मानोगे तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, ये बराबर होगा विकर्ण के आधे के बराबर। 2 से 2 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, x बराबर कितना आ गया, 1। और यही हमसे सवाल पुटअप हुआ था कि विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण हो गया जी मेरा 1। ये मेरे प्रश्न का आंसर हुआ। क्लियर है। अब इस प्रकार से आपको एग्जाम में सवाल मिलने हैं। अगला सवाल है बहुत प्यारा सवाल, लेटेस्ट आया हुआ सवाल। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया है 29,929 वर्ग सेंटीमीटर। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, और इसका आंसर मुझे चाहिए केवल 5 सेकंड। एरिया भुजा स्क्वायर से करो। दिनेश जी ये चीज मत कहो कि इससे करो, सवाल उससे भी होगा, उससे कोई मना नहीं करेगा, लेकिन बात वही है कि उससे आप विकर्ण कैसे निकालोगे, उसको भी मैं बता देता हूं। लो चलो, अब आप कह रहे हो मानोगे थोड़ी तुम। लो ये देखो, ये इसकी भुजा मैंने मान ली x। अब आप सूत्र लगाओगे भुजा का स्क्वायर बराबर, अब विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, √2x होगा। तो क्षेत्रफल, वो सवाल क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा किसके, विकर्ण के आधे के। यही तो समझाया था मैंने तुम्हें। अब क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर विकर्ण, विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा बटे 2। तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स कट गया, एक्स की वैल्यू √2/2 आ गई, और विकर्ण ज्ञात करने के लिए इसको √2 से गुणा करोगे तो 2 से ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो आंसर अगले का 173। चलिए देखिए, मुझे दे रखा है 29,929, ये दिया है मुझे एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और मैंने आपको बताया था अगर आपको साइड या भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा के लिए फॉर्मूला होगा रूट क्षेत्रफल। भुजा के लिए फॉर्मूला होगा रूट क्षेत्रफल। रूट क्षेत्रफल होगा तो आपको इसका रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है किसका रूट है किसका नहीं है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं वर्गमूल और घनमूल में। आप इसके अंतिम 2 अंक देखिए, केवल अंतिम 2 अंक देखे तो वो मुझे मिले 29। अब आप जानते हो कि 23 का जो वर्ग होता है ना वो होता है 529। 23 का वर्ग जो होता है वो होता है 529, यानी उसके अंतिम 2 अंक 29 होते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था 50 में से 23 घटाओ, 50 में 23 जोड़ दो, 100 में से 23 घटाओ, 100 में 23 जोड़ दो। 50 में से 23 घटाओ, 50 में 23 जोड़ दो, 100 में से 23 घटाओ, 100 में से 23 जोड़ दो। इन सब चीजों को अगर हम देखें 50 में से 23 घटाएंगे तो 27। क्या किसी ऑप्शन में अंतिम 2 अंक 27 आ रहे हैं? 27 नहीं आ रहे तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 50 में 23 जोड़ेंगे तो 73 आता है। क्या इन चारों ऑप्शनों में कहीं 73 आ रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, जो डी ऑप्शन है इसके अंतिम 2 अंक 73 है। 100 में से अगर आप 23 घटाओगे तो यहां बचेगा आपका 77, यहां आपका बचेगा कितना, 77। क्या 77 आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं।
फिर और आगे बढ़े 100 प्लस 23 123 होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर नहीं होंगे। मेरा आंसर या तो 173 होगा या फिर 177 होगा, या तो 173 होगा या फिर 177 होगा। अब बात यह कि मैं कैसे कंफर्म करूं, तो मैंने आपको खूब वर्गमूल निकालना सिखाया है, कई तरीके से मैंने बताया है। मैंने एक तरीका तो आपको बताया था कि देखो 9 है, 9 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा, पीछे से 2 अंक छोड़ दिए। 299 पूर्ण वर्ग है क्या, तो वो कहोगे पूर्ण वर्ग नहीं है सर। तो इसके आसपास का पूर्ण वर्ग देखिए कि इसके आसपास का पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो 17 का वर्ग, 17 का जो वर्ग होता है वो 289 होता है। 17 का वर्ग 289 होता है। तो 17 गुणा 18 करके देख लो, 17 गुणा 18 करके देख लो। इससे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हो, पर डिजिटल सम कौन कह रहा, राहुल जी। बेटा मैंने डिजिटल सम समझाया नहीं है, इस वजह से स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और डिजिटल सम की कह रहे हैं, बार बार में शब्द आता है तो मैं बता और देता हूं कि डिजिटल सम क्या मतलब है। तो डिजिटल सम की कंडीशन क्या होती है, देख लो। अगर कोई भी आपको डिजिट दे रखी है, ध्यान देना, और उसमें 9 आ रहे हैं तो 9 को तो हटा दो, 9 से मुझे कोई काम नहीं है। तो इनमें आप देखो ये 9 गया, ये 9 गया, ये 9 गया, बचे 2 और 2, 2 और 2 मिलके कितना हुआ, 4 हुआ। अब मेरे पास ये तो कंफर्म हो गया कि 177 या 173 में से कोई होगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो देखो 7 और 7 14 और 1 15, इसका योग 15 आया, यानी 1 + 5 बराबर 6 होगा। डिजिटल सम 6 आ रहा है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। लेकिन यहां आप देखोगे 7 और 1 8, 8 और 3, 8 और 3 11। अब यहां 11 आ रहा है, 11 का मतलब 1 + 1 2 आया। अब आप कहोगे यहां 2 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, तो इस 4 का रूट लोगे तो 2 ही तो आएगा, इस 4 का रूट लोगे तो 2 ही तो आएगा। इसलिए यहां कंफर्म हो गया कि 173 ऐसे डिजिटल सम होता है। बट वो चीज मैंने आपको नहीं समझाई है, इसलिए मैं डिजिटल सम को नहीं बताता हूं। तो अब देखिए मैंने कहा कि ये भाई 3 है या 7 है, तो 17 गुणा 18 करके देखो, 17 × 136, 17 एकम 17 और 13 30 हो गए। अब आप देखिए ये संख्या 306 से बड़ी है कि छोटी है, तो आप कहोगे छोटी है, छोटी है तो छोटा वाला मान यानी 173 का ये होगा। सर इनको ही क्या हटाते हैं डीडीएस में, डिजिटल सम में, इनको ही क्यों हटाते हैं, अब देख लो ये और स्थिति है। इसीलिए मैं उस चीज को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं डिजिटल सम बताऊंगा तो 9 को क्यों हटाया, उसका कारण है कि 9 का भाग आप किसी भी संख्या में दे रहे हो तो जो उसका शेषफल होगा वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है, इसलिए 9 को हटा देते हैं। अब यही होता है कि फिर मुझे नए कंसेप्ट सिखाने पड़ते हैं, तो मैं उस जगह आपको लेके नहीं जा रहा। इसीलिए मैंने कह दिया कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला जो आपको वर्गमूल घनमूल में सिखाए गए थे उससे आप इजीली निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। दोबारा से देख लीजिए, 50 में से 23, 50 में 23 जोड़ना, ये तो डबल आ रहे तो मुझे पता करना पड़ रहा है, सिंगल आएगा तो कोई जरूरत नहीं है, मेरा आंसर एक बार में आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है 7569, भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए 7569, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है क्योंकि मुझे भुजा ज्ञात करनी है। तो यहां आप अंतिम 2 अंक देख लीजिए, अंतिम 2 अंक आप देखोगे तो आप कहोगे सर 69 है, और 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, यानी इसके लास्ट के 2 डिजिट 69 है। तो 50 में से अगर मैं 13 कम करता हूं तो 37 आता है, 37 मेरे ऑप्शन में नहीं है। 50 में 13 जोड़ता हूं तो 63 आता है, 63 मेरे ऑप्शन में है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। 100 में से 13 घटाऊंगा तो 87 आएगा, और 100 में 13 जोड़ूंगा तो 113 आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो मेरे आंसर नहीं होंगे, ये तो कंफर्म है। या तो मेरा आंसर 87 है या फिर मेरा 63 है। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। आपको मान लीजिए 87 का स्क्वायर करना है, 100 से 13 कम है तो 13 का वर्ग 169, एक हासिल। 87 में से आप 13 घटाओगे तो बच गए कितने, 74, और एक जोड़ोगे 75, तो 7569, यानी मेरा आंसर हो गया 87। ठीक है, कंफर्म हो गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 किस में आता है, 3 में और 7 में, 2 अंक छोड़ दिए। अब ये 75 है, ये 75 जो है ये किन संख्याओं के वर्ग के रूप में, वर्ग के बीच में मिलेगा,
तो आप कहोगे सर ये 8 का वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आएगा। भाई 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग कितना है 81। तो 8 को 9 से गुणा करोगे तो 72 आएगा। 72 से ये मान बड़ा है, मान बड़ा है तो बड़ी संख्या ले लो, बड़ी संख्या लोगे तो आप कितना आएगा 87 आएगा। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। बिल्कुल नितेश जी, वीरम जी, दिनेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके उत्तर आए हैं। चलिए अगला है, अगला सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 36 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है ध्यान दीजिए। एक वर्ग है जी, ये वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है क्या, वो है जी वो है जी आपका क्या, हाँ जी, एक वर्ग आपको दिया गया है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। इस ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है, वर्ग ए बी सी डी का जो एरिया है वो आपको दे रखा है कितना 36 वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये दे रखा है तो सबसे पहले मैं इसकी भुजा प्राप्त करूं तो आप देखोगे अगर इसकी भुजा हम लें तो इसकी भुजा यानी रूट 36 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर की आ गई। अब ध्यान देना थोड़ा सा कंसेप्ट पर, ए बी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, डी सी भी 6 सेंटीमीटर है, ए डी भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब सवाल क्या कह रहा है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं, भुजाओं के क्या मध्य बिंदु, अगर ये मैं मध्य बिंदु लेता हूं यहां इस जगह, तो यहां से लेकर इसका नाम जैसे हम ओ दे देते हैं, तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि सर ये जो ओ बी है, ये जो है ओ बी, ये होगा अपना कितना 3 सेंटीमीटर, और ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली जो भुजा है ये भी कितने की होगी 3 सेंटीमीटर की। और आप गौर करोगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ध्यान देना मेरी बात पे, समकोण त्रिभुज बन गया तो ये इसका कर्ण हुआ और ये इसका कर्ण हुआ, तो इसका मान होगा √2 मल्टीप्लाई 3, √2 मल्टीप्लाई 3 होगा, √2 मल्टीप्लाई 3 होगा, तो इसका नाम हम दे देते हैं नए वाले का PQRS, PQRS दे देते हैं। लाओ अब मान लीजिए मुझे PQRS का क्षेत्रफल बताना है, तो वहां भी मैं क्या कर रहा हूं, सूत्र लगा रहा हूं भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा क्या आई है आपके पास, √2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, तो √2 का वर्ग होगा 2 और 3 का वर्ग होगा 9, तो 9 गुणा 2 करोगे 18 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपके प्रश्न का हो गया आंसर, यह आपके प्रश्न का हो गया आंसर। लेकिन आपको इतना सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट एक कंसेप्ट याद रखना, वर्ग की भुजाओं, वर्ग की, हालांकि ये सवाल आगे मैं समझाता आपको पर ये बीच में आ गया, कोई बात नहीं। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से निर्मित अंतः वर्ग, यानी जो वर्ग अंदर बनेगा का क्षेत्रफल मूल वर्ग का आधा होगा, मूल वर्ग का क्या होगा, आधा होगा। इस बात को आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। सर जी विकर्ण का मान 6 ले सकते हैं क्या, 6 कैसे ले लेंगे बेटा, और अगर आप 6 लोगे विकर्ण का तो भुजा बदलनी पड़ेगी बाहर वाली। सिंपल है, अगर आपको कोई भी वर्ग का क्षेत्रफल मिल रहा है और उसकी भुजा के मध्य बिंदु को लेकर के अगर वो अंदर वर्ग बना रहा है तो हमेशा उसका क्षेत्रफल बाहर वाले वर्ग का आधा ही होगा, बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसलिए डायरेक्ट भी आप इसका उत्तर कर सकते थे 18 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सीधा आप सूत्र लगाइए, स्क्वायर एरिया निकालना, 1/2 मल्टीप्लाई 13√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 गुणा
13 गुणा √2 का वर्ग 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 169 वर्ग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। √2 कैसे आया प्रदीप जी? अरे बेटा मैंने बताया था वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है √2 गुणा भुजा। तो कितने क्वेश्चन हो गए आज हमारे? 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन और भी थे, अभी 3 क्वेश्चन और थे। चलो एक ये तो नहीं, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्या हो गया आज? होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। एक बार फटाफट से कर दीजिए कमेंट। कैसी रही आज की क्लास? फिर हम मिलेंगे आपसे कल, क्योंकि आज की क्लास इतनी ही है। फटाफट से बता दीजिए। वैसे तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हों, अच्छे तरीके से समझ में आए, और दोबारा भी इस क्लास को देखना। एकदम आपके चीजें हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन बहुत नॉर्मल, बहुत जीरो से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। सभी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और मिलते हैं पुनः सोमवार को कुछ नए कंसेप्ट, नए चीजों के साथ। सरोज जी टाइम से आया करो, तब अपने आप पता चल जाएगा विकर्ण कहां से आया। अभी फिलहाल मैं इन चीजों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।